दोस्तों आज हम बात करेंगे गौरवपूर्ण शैक्षणिक विरासत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय कैंपस का, जिसका उद्घाटन हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आखिर नालंदा विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध और गौरवपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानते हैं। हाँ, मैं वही विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ जो एशिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन सन की तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तक भंडार और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। महीनों तक यह पुस्तकालय जलता रहा। मैं नालंदा विश्वविद्यालय जलाने वाले के बारे में बात करूंगा, उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की खोज कैसे हुई उसके बारे में आपको नालंदा विश्वविद्यालय की बनावट बताऊंगा, उसके बाद मैं अलग अलग विशेषताओं से अवगत कराऊंगा। लेकिन इससे पहले एक नज़र नालंदा विश्वविद्यालय की विरासत पे डालते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों तहस नहस किया गया वह बताता हूँ। इसके इतिहास सुनोगे ना दोस्तों तो आपकी आंखें नम हो जाएगी। तो चलिए नालंदा के गौरवशाली इतिहास को बताता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1500 से अधिक पंडित आचार्य मौजूद रहते थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम का एक क्रूर लुटेरा और मूर्ति पूजकों के विरोधी की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई और उस समय एक यात्री नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रांगण से घूमते हुए सभी विषय पढ़ाने वाले आचार्य से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि अभी वह बीमार है तो मिल नहीं सकता। उस यात्री की विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हुआ। यात्री ने मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित आचार्य श्री भद्रा जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्री भद्रा जी ने इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि मैं किसी प्रकार के भारतीय पद्धति से बने दवा नहीं खाऊंगा, क्योंकि यह काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय बाद राहुल श्री भद्रा जी ने एक कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास पहुंच गए और उन्हें सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की ये प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाओगे, यह मेरा दावा है। उसके कुछ दिनों तक खिलजी कुरान की प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसके स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। उसके बाद खिलजी ने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे होने लगा, तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्री भद्रा जी ने कुरान के प्रति पर दवाई की लेप लगा दिया था, क्योंकि उनको पता था कि कुरान पढ़ने वाला खिलजी हमेशा पढ़ते समय उंगली पर थूक लगाता है। इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वह ठीक हो गए। उसके बाद खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरा नीम हकीमों से ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिरों की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हकीमों से ज्यादा ज्ञान उन आचार्य और पंडितों में है। मन ही मन वह विश्वविद्यालय के प्रति उनके मन में द्वेष पैदा हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाला भगवान बौद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बौद्ध की प्रतिमा बनाए गए थे। हर आचार्य पंडित हर विषय में परिपूर्ण थे। बड़े बड़े ज्ञानी और विद्यार्थी सभी भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि वह मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वह अपना धर्म समझता था। मूर्ति पूजकों द्वारा अपना इलाज करवा कर ठीक होना उसे अपने धर्म का तौहीन नजर आया। फिर अचानक एक दिन खिलजी और उनके कुछ घुड़सवारों आधमका सभी दरवाजे बाहर से बंद कर दिया और उनकी एक टोली विश्वविद्यालय के अंदर घुस गई। उसके बाद जो खिलजी अग्रंताओं द्वारा जो क्रूर खेल खेला गया विश्वविद्यालय प्रांगण में, उनको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो भारत ने अपने पंडित आचार्य और विश्व के कोने कोने से आए विद्यार्थी को खोया है। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाला नालंदा विश्वविद्यालय असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी पंडित आचार्य और विद्यार्थियों को खिलजी की मूर्ति पूजा विरोधी मानसिकता ने मार दिया। कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को कपड़े में छुपाकर अपने साथ ले गए, जो तिब्बत की ओर भागे और उन्हें पांडुलिपियों की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ।
जो भी आचार्य, पंडित और विद्यार्थी मारे गए थे, आखिर उनका कसूर क्या था? यह था कि वह मूर्ति पूजा करते थे, मूर्ति में आस्था रखते थे। उन सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड मिला, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय शांति का प्रतीक था। इससे भी मन नहीं भरा तो खिलजी ने आदेश दिया कि नालंदा के पूरे परिसर को आग लगा दी जाए और उन्हें खंडित करके तहस नहस कर दिया जाए। अगर अभी नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय रहता तो आज की पीढ़ी अन्य देशों के मुकाबले 50 साल आगे होता। उस पुस्तकालय में भारत का भविष्य था, लेकिन नालंदा के तीनों पुस्तकालयों में खिलजी के द्वारा आग लगा दी गई और पुस्तकालय 6 महीनों तक धू धू करके जलता रहा और भारत का भविष्य भी पुस्तकालय के साथ जलता चला गया और पूरी तरह तहस नहस के बाद कई सदियों तक धूल और मिट्टी में दबता चला गया और नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का वजूद मिटता चला गया और इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय का वजूद मिट गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब नालंदा विश्वविद्यालय की खोज करने वाला अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक चीनी यात्री की डायरी मिली, जिसमें उस यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ लिखा था। एक दिन अंग्रेज डायरी पर लिखे पते पर पहुंचा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन टहलते हुए उन्हें कुछ 5वीं शताब्दी के कुछ अवशेष मिले तो नीचे एक के ऊपर एक नीचे से सजी हुई दीवार महसूस हुआ। फिर कुछ दिनों बाद पहुंचा तो उस जगह को खुदाई करके पूरे अवशेष को दुनिया के सामने लाया। उस चीनी के डायरी में लिखे यात्रा के विवरण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 शिक्षकों के साथ 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते थे। लगभग 108 विषयों पर इन परिसर में पढ़ाई होते थे। यह विद्यार्थी विश्व के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थियों के अलावा अलग अलग भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। 100 से ज्यादा भवन और इमारतें बनी हुई थी। हर भवन में कुएं की व्यवस्था, जगह जगह स्टडी हॉल, जगह जगह पढ़ने का प्रांगण, प्रार्थना का प्रांगण और रहने की व्यवस्था थी। रहने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हर कमरे में रोशनी की व्यवस्था थी। उस समय जब दुनिया में लाइटें और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, दिए को रखने के लिए जगह बनी हुई थी। कई देशों के विद्यार्थी नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया करते थे। डायरी के अनुसार 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 विद्यार्थी को ही विश्वविद्यालय में पढ़ने का योग्य माना जाता था। अर्थात जो भी विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से आते थे, उनका एक साक्षात्कार यानी कि टेस्ट होता था। 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 को ही प्रवेश पा पाते थे। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। आज भी कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो नालंदा विश्वविद्यालय को टक्कर दे सके। 19वीं सदी में मात्र 5% भाग ही खोद कर निकाला गया और उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई। लेकिन फिर दौर आया नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद 2016 में फिर से खुदाई शुरू हुई। उसके बाद मोदी के द्वारा इसके प्रांगण को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसीलिए उनके अवशेषों को निकालना और सहेज कर रखने की जिम्मेदारी यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्यतः 3 राज्यों के राजाओं ने मिलकर बनाया था, जिसमें पहले राजा थे कुमारगुप्त, जो मगध के बहुत बड़े राजा थे। मगध की राजधानी राजगीरा हुआ करती थी, जो विश्वविद्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित थी। कुमारगुप्त ने 500 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना की थी। वह 5वीं सदी थी। हम जिस स्थान पर आए हैं वह लगभग 1600 ईस्वी पूर्व एक गौरवपूर्ण विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर दूसरे थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। उन्होंने इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया लगभग 7वीं शताब्दी में, जिससे यूनिवर्सिटी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसके पश्चात तीसरे राजा थे राजा देवपाल राणा, जो बंगाल के राजा 9वीं शताब्दी में आए थे, जो इस विश्वविद्यालय को देखकर प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने उनकी ख्याति को बढ़ाते हुए तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया। फिर इस विश्वविद्यालय के नाम और उपनामों के पीछे तीनों राज्यों का नाम सबके ऊपर लिखा जाता है। इनमें गुप्त वंश, हर्ष वंश और पाल वंश, जो कि विश्वविद्यालय के स्वरूप उन राज्यों के पद चिन्हों को आज भी देख सकते हैं। इस विश्वविद्यालय में 300 कक्ष बने हुए थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु और छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विद्यालय था। यह विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियां के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्य में शिलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होता था और इनमें
प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता था। यह विश्व का ऐसा दृष्टांत है जहाँ शुद्ध आचरण और संघ के निर्माण संघ के नियमों का पालन करना अनिवार्य था। रामायण के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, संघ तथा धर्मकीर्ति के रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य की भी पढ़ाई होती थी। व्याकरण, दर्शन, शिल्प विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। यहाँ खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक अलग से पाठ्यक्रम। छात्रों के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिससे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इस अवशेषों में भगवान बौद्ध की विभिन्न आकृतियाँ, तांबे के बर्तन, सिक्के, कपड़े और 12वीं सदी के जले हुए कुछ दाने रखे हुए हैं, जो चीख चीख कर यह बताती है कि किस तरह से तुर्की आक्रमणताओं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। तो यह तो नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी ऐतिहासिक कहानी थी जो कि हमने आपको बताई। लेकिन अब यह फिर से नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। और हाँ दोस्तों, एक नज़र नालंदा के पुस्तकालय पर डालते हैं। आखिर इस पुस्तकालय में ऐसा क्या था जो हमने खोया है। नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था यह कोई आम पुस्तकालय नहीं था। यह विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय था जो 6 महीनों तक जलता रहा। दोस्तों, हमने अपने लाइब्रेरी में क्या खोया है वह आप नहीं समझ सकते। हजारों वर्षों की शोध, लाखों पांडुलिपियों और हजारों करोड़ शोध के पेपर जल गए। इसीलिए इसे जलने में 6 महीने लग गए। लेकिन उस समय पेपर नहीं हुआ करते थे। अधिकांश पांडुलिपि और सर्च डॉक्यूमेंट ताम्रपत्र पर खुरेद कर लिखे जाते थे। पूरा पुस्तकालय प्रांगण का नाम धर्मगंज हुआ करता था। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आप एक बार विजिट करोगे तो खुद पे खुद एहसास होगा कि हमने क्या खोया है। नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग से भ्रमण कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय आपको आमंत्रित करता है। आप एक बार अवश्य पधारें।